अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन्थ क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे या पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि सबसे फर्स्ट डेफिनेशन इस चैप्टर नंबर 3 की क्या लिखी हुई है। सेट क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने राइट की है कि आ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, यानी मुख्तलिफ और वादे अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। इसकी कोई ना कोई एग्जांपल भी होगी, तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अ सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश, यानी सिंपल सेट किसे कहेंगे कि हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं या किसी नंबर्स का, किसी अल्फ़ाबेट्स के मजमूए को हम सेट का नाम दे सकते हैं। यानी अगर उसको अटैच कॉमा के साथ सेपरेट करके उसको अगर हम ग्रुप वाइज अगर लिखें तो उसको हम सेट का नाम दे सकते हैं। तो इसकी यहाँ पे ये डेफिनेशन ईजी वर्डिंग में मैंने लिखी हुई है कि आ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी मजमूए को कहते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स के और थिंग्स के। ठीक है, कोई भी आप मैथ के अलावा भी अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर सेट्स का वर्ड अगर यूज़ किया जाए तो यानी हम कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी, यानी सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू, यानी ये मजमुआ है, एक वोवल वर्ड्स का मजमुआ है और इसको मैं अगर इस तरह से लिखूंगा तो ये मेरे पास सेट बन जाएगा। सिंपल, ये हमारी चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट डेफिनेशन सेट्स की। अगर आपने इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी अब हम सेट्स के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। यानी सेट्स के मेथड्स भी होते हैं डिस्क्राइब करने के। ठीक है, यानी मेथड्स ऑफ डिस्क्रिपिंग एंड सेट्स, यानी हम सेट्स अगर बनाते हैं, अगर कोई लिखते हैं तो उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ें वो हैं। सबसे पहली टाइप डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी हम सेट्स को डिस्क्रिप्टिव मेथड के ज़रिए लिख सकते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि आ सेट कैन बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ सेंटेंस इनटू वर्ड्स। ठीक है, यानी एक सेट को जुमले या अल्फाज में बयान किया जा सकता है। जैसे हमने पीछे वोवल वर्ड्स के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी वर्ड्स के साथ भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया और आगे हमने इसको सेपरेटली रिप्रेजेंट भी किया, यानी अलग-अलग से और एक दफ़ा साथ में मिला के भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। अब वही मेथड को हम डिस्क्रिप्टिव मेथड का भी नाम दे सकते हैं। यानी आ सेट कैन बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ सेंटेंस इनटू वर्ड्स, यानी एक ही सेट अगर हमें दिया जाए और उसको आप उसको जुमले के अंदर भी लिख सकते हो, अल्फाज के अंदर भी लिख सकते हो, यानी बयान कर सकते हो। और इसकी एग्जांपल भी वही वाली है, यानी सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश, यानी जो हमारे पास सेट था, यानी सेट हम हमेशा उसको कहते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया जाए, यानी ग्रुप वाइज लिख दिया जाए। और यहाँ पे सेट ऑफ वोवल्स वर्ड लिखा हुआ, यानी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स आएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ये था जी हमारे पास सेट, यानी इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मेथड के ज़रिए हमने इसको सीखा। आगे इसकी सेकंड टाइप भी आती है, यानी सेट को डिफाइन करने की इसकी सेकंड टाइप का क्या नेम है, टैबुलर मेथड। यानी हम टैबुलर के ज़रिए भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब टैबुलर मेथड की क्या डेफिनेशन है कि इन दिस मेथड, यानी इसके तरीक़ेकार में, हुई लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इनसाइड कर्ली ब्रैकेट, यानी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई चीज़ अगर लिख देते हैं तो वो टैबुलर मेथड के अंदर आ जाती है। जैसे कि पीछे अभी हम ऊपर ऊपर जो थे स्टेटमेंट देख रहे थे, यानी सेट ऑफ वोवल्स, बस इंग्लिश में हम वर्ड्स को यूज़ करके लिख रहे थे। अब लेकिन नीचे जब हम सेकंड टाइप अगर सेट्स की पढ़ें कि टैबुलर मेथड, हम उसको कहते हैं कि अगर हम ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस के अंदर अगर कोई चीज़ को लिख दें तो वो हमारे पास टैबुलर फॉर्म की यानी टैबुलर फॉर्म कहलाया जाएगा। सिंपली इसको उर्दू में देख लेते हैं, इसकी उर्दू में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। यानी इसका मतलब क्या है कि इस तरीके में सेट के तमाम अराकन को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। यानी टैबुलर का सिंपल यही लॉजिक हमें मिला है कि हमने सिंपल कर्ली ब्रेसिस के अंदर इसको नंबर्स को, ग्रुप्स को, ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को हमने राइट करना है, तो ये हमारे पास टैबुलर मेथड है। अब इसकी डिस्क्रिप्टिंग में या सेट की थर्ड टाइप क्या आती है मेथड के हवाले से, तो उसकी थर्ड टाइप आपके सामने मौजूद है कि सेट बिल्डर मेथड। यानी इसकी ये थर्ड है टाइप
सेट को बयान करने की, यानी सेट बिल्डर मेथड किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन सामने ही राइट की हुई है। अगर आपको स्कूल के अंदर या टेस्ट के अंदर अगर पूछा जाए सेट बिल्डर मेथड, तो आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन और आगे हम एग्जांपल भी पढ़ेंगे तो आपने वो लिखना है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन दिस मेथड, इसके तरीक़ेकार के अंदर हम उसको हुई हम डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ज़रिए दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेटिस्फाई, यानी इस सेट में हम एक ऐसी शर्त बयान करते हैं जो सेट के तमाम अराकन पर लागू होती है। अब वो लागू क्या है, सेट बिल्डर की क्या शर्त है वो, कि यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दी हुई है कि आपने जब भी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है तो किसी ना किसी की इक्वल करनी पड़ेगी, एक तो ये शर्त होगी। और सबसे मेन बात है जो सेकंड शर्त है वो ये लिखी हुई है कि आपने एक्स सच दैट एक्स लाजमी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है, ये शर्त है सेट बिल्डर मेथड की, रूल है, और आपने इसको लिखना पड़ेगा। और इसको ये इस तरह से लिखा जाए कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ओल्ड नंबर लेस देन 10, यानी 10 से पहले पहले तक हमारे पास सिंपल ऑड नंबर्स आएंगे तो वो हमारे पास सेट बिल्डर मेथड बन जाएगा। और नीचे सेकंड एग्जांपल लिखी हुई है कि n है, यानी नेचुरल नंबर, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल के साथ आप डिक्लेयर कर सकते हो। और आगे कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपको पता है कि हमने सेट लिखना होता है। अब इसके अंदर जो सेट क्या लिखा हुआ है कि x जो है वो सच डैट x है, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के साथ, यानी सिंपली हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपल ये नेचुरल नंबर चलते जाएंगे। और आप ये देख रहे हो कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं सच डैट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यूज़ के लिए बात याद रखनी है कि हम इस एक लाइन को जो आपस में डिफरेंस पैदा करी है उसको हम सच डैट कहते हैं। और आगे जो ई है, यानी हम जो सेट बिल्डर के अंदर कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो हम यूज़ करें ई, उसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, यानी इसके रिलेटेड, इसके बिलोंग। ठीक है, ये थी हमारे पास जी स्टूडेंट्स, हमारे पास मेथड है सेट्स को लिखने के या उसको डिफ़ाइन करने के। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की सेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अब इसकी सेट्स की टाइप्स भी होती हैं। सबसे पहली टाइप आपके सामने नज़र आ रही है कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं कि आ सेट हैज़ नो एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई रुकन हो ना हो, यानी कुछ भी ना हो, सिंपल खाली हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कंटेनिंग ज़ीरो। ठीक है, यानी कोई चीज़ नहीं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही नहीं है, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं, तो यानी एम्प्टी सेट, खाली सेट, ये एक टाइप है सेट की। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर डेफिनेशन है एम्प्टी की तो आपने सिंपल यही चीज़ें आपने राइट कर देनी है पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर। आगे इसकी टाइप है, सेकंड टाइप का लिखी हुई है कि सिंगल टून सेट, यानी अब इसकी सेकंड टाइप है सिंगल टून। इसकी डेफिनेशन क्या है कि आ सेट विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो, यानी एक एक एलिमेंट, यानी कर्ली ब्रेसिस के अंदर सिर्फ एक ही नंबर मौजूद हो, ऑब्जेक्ट्स मौजूद हो, सेट मौजूद हो, सिंपल सेट एक हो बस। यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंगल टून सेट्स कहेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे लिखी हुई है कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक सेट बन गया ना, सिंपल एक सिंगल टून वाला एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेट है सिंगल टून का। ठीक है, इसी तरह से कॉमा से हमने सेपरेट किया और आगे कर्ली ब्रेसिस लगाई, यानी हम सेट लिख रहे हैं और उस कर्ली ब्रेसिस के अंदर सिर्फ हमने एक नंबर, एक ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, तो ये हमारे पास सेट सिंगल टून सेट होता है। आगे इसकी टाइप्स है सेट की। थर्ड टाइप का क्या नेम है, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट में क्या आता है कि आपके पास टू सेट्स होते हैं, यानी कर्ली ब्रेसिस दो मौजूद होती हैं और वो इक्वल होती हैं इफ़ देयर हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स के, यानी दो सेट बराबर होते हैं तादाद के हवाले से भी और उसकी, और इनके तमाम अराकन एक जैसे हों, यानी इक्वल सेट आप हमेशा उसको कहेंगे कि कर्ली ब्रेसिस दो सेट मौजूद है हमारे पास और उसके अंदर जो नंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इक्वल हैं आगे वाले सेट के, तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स के अंदर आता है। ये थी हमारे पास थर्ड टाइप। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी इसकी ही टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। फोर टाइप है, तो फोर टाइप का क्या नेम है, फोर टाइप है यानी इक्विवेलेंट सेट। यानी इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ़ देयर हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी दो सेट मुतरातिब सेट्स होते हैं, यानी वो सेम नंबर्स के नहीं होते, जो हम जैसे हमने इक्वल सेट में हमने देखा उस तरह के नहीं होते, लेकिन उसकी तादाद सेम होती है। यानी अगर आप एग्जांपल में देख रहे हो कि इसके एक सेट के अंदर
ABC लिखे हुए, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, लेकिन दूसरे सेट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों की तादाद सेम है, यानी 1 2 3, इसका भी 1 2 3, सिंपल 3 नंबर्स हैं। और लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये सेम नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे ABC है, सिंपल। इस तरह के सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स का नाम देते हैं। और जब भी इस तरह के कोई सेट्स आपके पास आएंगे तो आप उसको इस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो अलीमदा, सिंपल वो अलीमदा भी कह सकते हो। ये चीज़ आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स को डिनोट कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेट्स की फिफ्थ टाइप पे पहुंचते हैं। उसकी टाइप का क्या नेम है? सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है? यहाँ पर आपके सामने लिख दिया मैंने कि इसकी डेफिनेशन में कि आ सेट A is a subset of B if every element of A is also in B। यानी अगर सेट A के तमाम अराकन यानी नंबर्स कोई भी सेट B के भी हों तो सेट A को B का सबसेट कहते हैं। यानी इक्वल देखें कि एक सेट है 1 2 3 तो दूसरा सेट भी है 1 2 3, लेकिन नाम चेंज है। तो अगर इस तरह से कोई हो, अगर आपने इसको सबसेट डिक्लेयर करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइन यूज़ करेंगे लेस देन इक्वल का। सिंपल इसको हम इस तरह से भी साइन डिनोट करते हैं और इसको हम मैथ की लैंग्वेज के अंदर लेस देन इससे भी डिनोट कर सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, फिफ्थ टाइप है सेट की सबसेट। अब उस सबसेट के डेफिनेशन में ये बताती है कि आ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एवरी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो इन बी। अगर सेट ए के तमाम अराकन सेट बी में भी हों तो सेट ए को बी का सबसेट कहते हैं। यानी ए है 1 2 3 तो बी 1 2 3 है, तो क्या होगा, यानी ए का सबसेट है बी, सिंपल तादाद के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी इसकी आगे भी टाइप है, टाइप नंबर 6, और उसका क्या नेम है? प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि यानी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने कि आ सबसेट दैट इज़ नॉट इक्वल टू द मेन सेट। यानी ऐसा सबसेट जो असल सेट के बराबर ना हो, इसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यानी एक सेट है आपके पास 1 2, सिंपल, और दूसरा सेट है आपके पास 1 2 3, तो आप बताएं इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? यानी इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इक्वल ही नहीं होगा, है ना। आ सबसेट दैट इज़ नॉट इक्वल टू द मेन सेट, यानी मेन सेट हमारे पास ये है और उसका जो दूसरा सेट है वो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, और इसको हम प्रॉपर सबसेट का नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट। इसकी डेफिनेशन भी यही आपने लिखनी है अगर पेपर में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, यानी टाइप नंबर 7 की जानिब, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि आ सबसेट दैट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द मेन सेट। यानी आपके पास दो सेट ही होंगे और आपके पास सेम होंगे, तो इस तरह के सेट्स को हम इम्प्रॉपर सबसेट का नाम देते हैं। यानी एक मेन सबसेट है तो दूसरा भी सेट है तो वो आपस में सेम है, तो इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट का नाम देते हैं। यानी आ सबसेट दैट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द मेन सेट, यानी वो सेम है उसी सेट्स के साथ, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। आगे इसकी 8 टाइप है, सेकंड लास्ट टाइप है ये सेट की, और ये क्या नाम लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इंग्लिश के अंदर यानी ट्रुथ होता है, सच्चाई, सच्ची बात। तो इसी तरह से मैथ में भी कि आ सेट कंटेनिंग आर रेलिवेंट एलिमेंट्स इट इज़ डिनोटेड बाय यू। यानी हम यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट कर सकते हैं, एक बात ये होगी। और उसकी बाकी बात कि आ सेट कंटेनिंग आल रेलिवेंट एलिमेंट्स इट इज़ डिनोटेड बाय यू, यानी सिंपल इसको यूनिवर्सल सेट ही कहेंगे कि सिंपल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 या चलते जाएंगे इस तरह के नंबर्स, उसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं इसकी लास्ट टाइप की तरफ, यानी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट लिखा हुआ है यहाँ पे कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी द सेट यानी एक सेट है और उसको ऑल सबसेट ऑफ अ सेट के, यानी एक सेट आपके पास यहाँ पे गिवन है ए और बी, और आपने उसका पावर सेट निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? सबसे पहले सीक्वेंस होता है ना कि एम्प्टी सेट आता है, उसके बाद दो सेट है, यानी ए को अलहदा कर देंगे और बी को अलहदा कर देंगे, उसके बाद इकट्ठे कर देंगे। इस तरह के नंबर्स को, इस तरह के सेट्स को हम पावर सेट का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको बोर्ड में पूछी जाएंगी। तो आपने यही डेफिनेशंस और यही एग्जांपल्स आपने राइट करनी है। और इसके साथ साथ पावर सेट का एक फार्मूला भी है जो आपको बताना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस के अंदर कोई भी नंबर्स हो, कितनी दफ़ा भी हों, तो आपने सिंपल 2 की उसके मुताबिक
एंड पावर ले लेनी और आंसर आ जाना। एग्जांपल आपको देता हूँ कि यहाँ पे कितने नंबर लिखे हुए हैं, कितने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, 1 और 2 ना। और आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आपने पावर सेट निकालना है तो सबसे पहले आपने 2 लिखना है, फॉर्मूले का ही है। और आगे जितनी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नंबर्स होंगे उनकी तादाद को, उनके नंबर्स को आपने काउंट करके और उसकी पावर बना देना। 2 फॉर्मूले का है और ये आगे सेट में 2 नंबर लिखे हुए हैं तो मैंने 2 बना दिए। तो अगर आप इसका 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आंसर आएगा। और आप ये देख रहे हो कि इनके 4 सेट ही बन रहे हैं अंदर, यानी 1 2 3 4 इसके सब सेट बन रहे हैं ना। एक सेट के अंदर जितने भी आगे सेट बनेंगे वो सब सेट कहलाएंगे, वो इस तरह से बने। ये था जी हमारे पास पावर सेट का फॉर्मूला भी और ये पावर सेट। आगे कुछ चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए और आगे हमारी एक्सरसाइज 3.1 में भी काम आएंगे। ये चीज़ें आपने नोट करनी है और याद करनी है, और आपकी बुक के ऊपर भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, कि हम इसको नेचुरल नंबर को एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। आगे होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और वो 0 1 2 3 4 आगे 0 से स्टार्ट होकर आगे 100 तक चलते जाते हैं। आगे थर्ड है इंटीजर नंबर, इंटीजर्स को हम कैपिटल जी से, जेड से जिसे आप कहते हैं, डिनोट करते हैं, और उसके अंदर 0 भी आता है, +1 -1 भी, और +2 -2 भी, और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हम लिख सकते हैं 0 से लेकर एंड सो ऑन तक। आगे ऑर्डर नंबर होते हैं, ऑर्डर नंबर भी हमारे पास आपको पता है 1 3 5 7, लेकिन ये भी पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इवन नंबर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन वो 0 2 4 6 8 10 इस तरह से चलेंगे। आगे प्राइम नंबर किसे कहेंगे, प्राइम नंबर हम सबसे पहले पी से डिनोट करते हैं, और आगे प्राइम नंबर वही नंबर जो खुद के टेबल में चले जाएँ उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। आगे रैशनल नंबर्स आपको पता है कि एक नंबर दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा हो, वो इक्वल हो एक्स के, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर आता है। इसी तरह से थर्ड लास्ट टाइप है इसकी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल को हम कैपिटल की और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, और आगे ये नॉट इक्वल, यानी एक नंबर दूसरे नंबर के ऊपर अगर डिवाइड करें तो वो इक्वल नहीं आता एक्स के, ठीक है। और आगे रियल नंबर्स यानी एनी एवरी नंबर्स, यानी कोई जितने भी आपके पास नंबर्स आते हैं मैथ में वो सब रियल नंबर होते हैं। आगे लास्ट है जो चीज़ आपने याद रखनी, कम्प्लेक्स नंबर, आगे जाके हम इसको भी पढ़ेंगे। और कम्प्लेक्स नंबर सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होते हैं ए प्लस बी आयोटा या आयोटा बी से। ये आयोटा है, जब भी किसी के साथ यानी एक वेरिएबल है उसको प्लस करे दूसरे वेरिएबल के साथ, और उसके साथ एक चीज़ है वो आई लिखा हुआ है आयोटा, तो इस तरह के नंबर्स को, इस तरह की फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से जो चीज़ें थी वो मैंने आपको पहले ही मार्क करवा दी, लिखवा दी। आपने इसको राइट कर लेना है। और अब अगले लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे, और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं डेफिनेशंस को हम यूज़ करते हुए, समझते हुए उस एक्सरसाइज को, उस एक्सरसाइज के पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।